सभी विद्यार्थियों और मित्रों को नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 34 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ। जब मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ, तो इसका तात्पर्य यह है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की प्रक्रिया बंगाल की भूमि से प्रारंभ हुई और जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरीजियो, यंग बंगाल आंदोलन, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका जैसे संगठनों ने जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में एक बौद्धिक हलचल पैदा की थी। कुछ संगठन और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारत के हिंदू समाज में जो सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियां पैदा हो गई थी, उन सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के लिए लोगों को उन विसंगतियों से निजात पाने के लिए एक सोचने के लिए मजबूर किया और उस दिशा में उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया। तो पश्चिमी भारत में भी इसी प्रकार के कुछ प्रारंभिक सुधार आंदोलन से संबंधित कुछ व्यक्ति और उनसे संबंधित कुछ संस्थाएं हैं, वो उभर करके आती हैं, जिन्होंने अपने अपने समाज और अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का कार्य किया। तो आज का हमारा जो व्याख्यान है वो पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ पर आधारित है। अर्थात पश्चिमी भारत का तात्पर्य यहाँ पर मुख्यतः कि महाराष्ट्र और गुजरात की भूमि पर सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए अग्रदूत की भूमिका किन संस्थाओं ने और किन संगठनों ने निभाई, इसी की बात आज के हम इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान में सबसे पहले हम बात करेंगे बाल शास्त्री जांबेकर एवं उसका चिंतन की। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना 1849 ईस्वी में हुई, कि इसका पश्चिमी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में क्या योगदान रहा, इस परमहंस मंडली की। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे ही सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के एक स्थापित संगठन ध्यान प्रसारक मंडली के रूप ऊपर। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे भारत के महान सामाजिक सुधारक, एक बहुत बड़े चिंतक, दार्शनिक ज्योतिबा फूले ने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में किस प्रकार से योगदान दिया, उन्होंने कौन से कार्य किए, इसकी बात हम चौथे बिंदु के अंतर्गत करने जा रहे हैं। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम बात होगी विष्णु शास्त्री पंडित और उनके द्वारा जो विधवा विवाह समाज स्थापित किया गया, उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में किस प्रकार की भूमिका निभाई। इसी के अंतर्गत छठे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें उनके लोकप्रिय नाम लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन की अलग को जगाने के लिए किस प्रकार से कार्य किया। अंत में हम बात करेंगे दादा भाई नेहरू के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में किए गए योगदान की भी। तो आज का हमारा जो पूरा व्याख्यान है वो सामाजिक सांस्कृतिक जागरण जो कि पश्चिमी भारत में हुआ था, उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं और किन किन व्यक्तियों ने अग्रगामी का भूमिका निभाई, उसी पर केंद्रित हैं। तो हम आज सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभ के रूप में बाल शास्त्री जांबेकर एवं उसके चिंतन की बात करने हम जा रहे हैं। बाल शास्त्री जांबेकर पश्चिमी भारत में एक बहुत बड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक बहुत बड़े सुधारक के रूप में माने जाते हैं। और मैं कहूँ कि पश्चिमी भारत के अगर प्रारंभिक सुधारकों में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में जिन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई, उनमें किसी का नाम लिया जाता है सबसे पहले, तो उनमें बाल शास्त्री जांबेकर का नाम लिया जाता है। बाल शास्त्री जांबेकर का जो मुख्य जो कर्मभूमि थी वो बम्बई थी, लेकिन उनका जो चिंतन था वो उन्होंने पूरे पश्चिमी भारत के लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एक चिंतन से, अपनी बौद्धिक अभिव्यक्ति के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विसंगतियों को जिस प्रकार से उजागर किया और उनके उस चिंतन ने और उन्होंने जिन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों का प्रकटीकरण किया, उसने लोगों को सोचने के लिए बाध्य किया। तो बाल शास्त्री जांबेकर का 1812 ईस्वी में महाराष्ट्र में जन्म होता है और 1846 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। मात्र 34 वर्ष की एक छोटी सी आयु में बाल शास्त्री जांबेकर ने पश्चिमी भारत के समाज सुधारकों में अपना वो स्थान बनाया, जिसके कारण से उन्हें पश्चिमी भारत के या बंबई के प्रथम सुधारकों में से एक माना जाता है। बाल शास्त्री जांबेकर के जब हम जीवन चिंतन की बात करें और सामाजिक सांस्कृतिक जागरण में जो उनका जो योगदान दिया गया, तो चूंकि बाल शास्त्री जांबेकर स्वयं ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए वो ब्राह्मण जाति के द्वारा तत्कालिक समाज में
तत्कालिक हिंदू समाज और हिंदू धर्म में जो रूढ़िगत प्रथाएं व्याप्त कर दी गई थी, उनके लिए पूरी तरह से वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और पुरोहितवाद को जिम्मेदार मानते थे। तो बाल शास्त्री जांबेकर स्वयं ब्राह्मण जाति से संबंधित थे और वो अपनी जाति के द्वारा फैलाए गए अंधविश्वासों और रूढ़िवादियों से भलीभांति परिचित थे। तो बाल शास्त्री जांबेकर ने जो पश्चिमी भारत भी, जिस प्रकार से हमने देखा कि बंगाल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुरोहितवाद का, ब्राह्मणों की जो रूढ़िवादिता है, अंधविश्वासपूर्ण जो कर्मकांडीय प्रथा है, उनका विरोध किया, वैसा ही काम यहाँ पर पश्चिमी भारत में मुंबई में बाल शास्त्री जांबेकर है वो करते हैं। बाल शास्त्री जांबेकर ने ब्राह्मणवादी कट्टरता के विरोध में आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जो आम प्रथा है, जिनमें जो विसंगति आ गई है, जिसके कारण से हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति है अपनी श्रेष्ठता और प्रगतिशीलता का दावा करते हुए इस पर जो सवार हो गई है, इस पर आधिपत्य जमा लिया गया है, इससे हम तब तक निजात नहीं पा सकते जब तक कि हम कट्टरतावाद के वातावरण से उदारवाद के वातावरण में प्रवेश नहीं कर जाते और हमें हिंदू समाज और हिंदू धर्म में की जो प्रथाएं हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको मानववादी दृष्टिकोण से उनमें सुधार नहीं किया जा सकता, तब तक हम हिंदू धर्म और समाज और इसकी सभ्यता और संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति के समक्ष है वो खड़ा नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणवादी कट्टरता के वो बहुत प्रबल विरोधी थे। उनका ये मानना था कि ब्राह्मणवादी कट्टरता के कारण ही अधिकांश हिंदू समाज का ढांचा है वो चरमरा गया है, इसलिए ब्राह्मणवादी कट्टरता के दायरे से हमें बाहर निकलना होगा और हिंदुओं की जो भी प्रथाएं जो कि मानवीय दृष्टिकोण पर खरी नहीं उतर रही है, जो तर्कवाद पर आधारित रही है, उन प्रथाओं में सुधार के हिमायती थे बाल शास्त्री जांबेकर। बाल शास्त्री जांबेकर ने न केवल अपने विचारों का प्रकटीकरण किया, अपितु बहुत सारे लोगों के बीच में अपने विचारों को ले जाने के लिए, ब्राह्मणवादी कट्टरता के खिलाफ एक जनमत तैयार करने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1832 ईस्वी में मराठी में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। उस साप्ताहिक पत्रिका का नाम था दर्पण। और कमाल की बात यह है कि ये बाल शास्त्री जांबेकर ही थे जिन्हें मराठी पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। और अगर मराठी की प्रथम पत्रिका का नाम कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मराठी की प्रथम पत्रिका भी दर्पण ही थी, जिसके संपादक, जिसके संस्थापक बाल शास्त्री जांबेकर थे। तो मराठी पत्रिका के अग्रदूत माना जाता है बाल शास्त्री जांबेकर को। और 1832 ईस्वी में जो ब्राह्मणवादी कट्टरता के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई, हिंदू समाज और हिंदू धर्म में जो विसंगति आ गई थी, उन विसंगतियों में किस प्रकार से सुधार किया जा सके, वो कौन सी विसंगति है जिसके बारे में हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, उनको उन्होंने अपनी दर्पण नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। और जैसा कि इस साप्ताहिक पत्रिका दर्पण के नाम से ही ये विदित होता है कि ये दर्पण एक प्रकार से हम इसे आईने के रूप में ले सकते हैं, जो व्यक्ति की जो विसंगतियां, जो कुप्रथाएं, जिनसे वो एक सदाचार का प्रतीक माने बैठा था। दर्पण क्योंकि कहते हैं कि जब व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही दिखाई देता है। तो इसकी जो ये पत्रिका थी दर्पण पत्रिका, जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका कार्य था और वैसा ही संदेश अपनी इस पत्रिका के माध्यम से उसने तत्कालिक बंबई के समाज को दिया। पश्चिमी भारत के लोगों में एक प्रकार से वैसी ही चेतना पैदा करने का काम किया बाल शास्त्री जांबेकर ने। बाल शास्त्री जांबेकर का ये मानना था कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज में अंधकार और अज्ञान से पूरी तरह से कालिक छा गई है और दर्पण के माध्यम से, सूरज की रोशनी के माध्यम से, ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से और अच्छे चिंतन के प्रकाश के माध्यम से वो दर्पण मिलेगा जो हिंदू समाज की विसंगतियों को सुधार करके उनके जीवन को उत्कृष्ट बनाएगा। तो इसके माध्यम से लोगों के दिमाग को नवीन ज्ञान से प्रकाशित करना उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया। तो इसी प्रकार बाल शास्त्री जांबेकर ने, जिन्हें पश्चिमी भारत के यानी बंबई के प्रथम सुधारकों में माना जाता है, ब्राह्मणवादी कट्टरता के वो विरोधी थे, हिंदुओं में आम प्रथाओं में सुधार के वो हिमायती थे। और इसके अलावा उन्होंने मराठी पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। और इसका सबसे बड़े प्रमाण के रूप में हमने देखा कि उन्होंने दर्पण नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन के माध्यम से हिंदुओं की आम प्रथाओं और विसंगतियों को उजागर करने का कार्य है वो करते हैं। तो ये थे बाल शास्त्री जांबेकर। अब हम बात कर लेते हैं परमहंस मंडली आखिरकार थी क्या और पश्चिमी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में इस संगठन की भूमिका क्या थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में की गई।
ये सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में, पश्चिमी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में इस परमहंस मंडली ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में ये संस्था स्थापित हुई थी और इस संस्था के जितने भी लोग थे वो आस्तिक थे। ऐसा नहीं है कि उनकी ईश्वर की अवधारणा में कोई विश्वास नहीं था। जैसा कि इस संस्था का नाम था कि इस संस्था के लोग हैं वो परम सत्ता में विश्वास करते थे, लेकिन इसके सदस्यों जो परमहंस मंडली से जुड़े हुए लोग थे उनको एक संकल्प लेना होता था कि वो जाति पाति के बंधनों में विश्वास नहीं करेंगे। तो परमहंस मंडली ने जो पश्चिमी भारत, न केवल पश्चिमी भारत में अपितु संपूर्ण भारत में हिंदू समाज की वो उस समय एक कॉमन बुराई थी, एक सामान्य बुराई थी जाति प्रथा, जिसके कारण से हिंदू समाज अंदर से डिवाइड हो गया था। हिंदू समाज में असहिष्णुता व्याप्त थी। परमहंस मंडली एक ऐसा संगठन बनता है जिसके सदस्य ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन ऊंची जाति के लोगों का जो उद्देश्य था, क्योंकि प्रारंभ में जितने भी संगठन बने, ज्यादातर संगठन बने, उनका संचालन कुलीन वर्ग, संभ्रांत वर्ग, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा उन संगठन और उन आंदोलनों का नेतृत्व किया गया और उस दिशा में एक प्रयास किया गया ताकि हिंदू धर्म और समाज की बुराइयों में जो विसंगति आ गई है उसको दूर किया जा सके। ऐसा ही परमहंस मंडली का संगठन था जिसकी स्थापना 1849 ईस्वी में हुई थी। इसके सदस्यों का एक काम था कि वो जाति पाति के बंधनों में विश्वास नहीं करते थे, और जाति पाति के बंधनों में विश्वास नहीं करते थे इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि जब उन लोगों की एक सामूहिक बैठक होती थी तो उस सामूहिक बैठक के पश्चात जो विचार विमर्श और चिंतन के बाद है वो सामूहिक भोज का आयोजन रखते थे। उनके सामूहिक भोज को बनाने वाले और उनको परोसने वाले है वो नीची जाति के लोग होते थे। तो एक प्रकार से परमहंस मंडली में ज़्यादातर सदस्य ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन जब उनकी बैठक होती थी और उस बैठक के बाद जो सामूहिक भोज का जो आयोजन होता था उस सामूहिक भोज को बनाने वाले लोग भी नीची जाति के लोग होते थे और उनको परोसने वाले लोग भी नीची जाति के लोग होते थे। तो इस प्रकार से बुद्धिमानी और प्रगतिशील विचारों से लैस जो उच्च वर्ग के जो लोग परमहंस मंडली के सदस्य थे उन्होंने समाज में ये संदेश देने का प्रयास किया कि कोई भी मनुष्य है वो अस्पृश्य नहीं है, कोई भी मनुष्य अपवित्र नहीं है, कोई भी जाति अपवित्र नहीं है। क्योंकि परमहंस मंडली के सदस्यों को यह लगता था कि हिंदू समाज की जो दुर्दशा हो गई है और हमारा देश जो औपनिवेशिक शासन के अधीन एक गुलाम बन गया है, ब्रिटेन का जो उपनिवेश बन चुका है, इसके सबसे पीछे कारण हमारा जाति पाति की ये कट्टरता है, अस्पृश्यता की भावना है, छुआछूत की भावना है, जिसके कारण से हम लोग एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान स्थापित नहीं हो पा रही है। राष्ट्र के रूप में पहचानवादी की बात है, पहले हम हिंदू समाज को तो एकजुट कर लें। तो परमहंस मंडली के जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार की जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे और इस परमहंस मंडली की शाखाएं सिर्फ बंबई में ही स्थापित नहीं थी, बल्कि पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अनेक नगरों में परमहंस मंडली की शाखाएं हैं वो स्थापित हो गई थी। तो परमहंस मंडली के लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में जो सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने जाति पाति के बंधनों के खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने स्वयं जाति पाति के बंधनों को तोड़ करके एक सामान्य सामाजिक समानता के आधार पर अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किया। उस दिशा में उनकी ये एक सोच थी। परमहंस मंडली के लोग हैं वो स्त्री शिक्षा के भी पक्के समर्थक थे, वे विधवाओं के विवाह के भी, पुनर्विवाह के भी समर्थक थे। अर्थात स्त्रियों के जीवन में जो बाल विवाह है, जो सती प्रथा जैसी प्रथाएं कुछ इलाकों में प्रचलित थी, उनके भी ये घोर विरोधी थी और महिलाओं के अधिकारों के ये पक्के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा की अधिकार मिलना चाहिए, विधवाओं को भी अगर वो चाहे तो सम्मान के साथ उसको पुनर्विवाह करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये थी परमहंस मंडली। महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो याद रखने की वो यही है कि ये लोग जाति पाति के बंधनों में विश्वास नहीं रखते थे। अब हम तीसरे एक संगठन की बात कर लेते हैं जिसे पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के प्रारंभिक स्तंभों के रूप में ही याद किया जाता है। ये तीसरा एक ऐसा ही सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का एक और संगठन था जिसे हम कहते हैं ध्यान प्रसारक मंडलियां। एक्चुअल में हुआ यह था कि 1848 ईस्वी में पढ़े लिखे कुछ नवयुवकों ने 1848 ईस्वी में पढ़े लिखे नवयुवकों ने छात्रों के लिए साहित्यिक और वैज्ञानिक संस्था बनाई और उस साहित्यिक और वैज्ञानिक संस्था को उन्होंने ध्यान प्रसारक मंडली का नाम है वो दिया। इस ध्यान प्रसारक मंडली को बनाने वाले नवयुवक छात्र हैं और छात्रों के लिए कि साहित्यिक और वैज्ञानिक चिंतन की प्रक्रिया को गति देने के लिए उन्होंने ध्यान प्रसारक मंडली बनाई थी। और इस ध्यान प्रसारक मंडली की दो शाखाएं थी, एक शाखा मराठी में थी और एक शाखा थी गुजराती में थी।
तो इन शाखाओं में, इस ध्यान प्रसारक मंडली की दोनों शाखाओं में विभिन्न प्रकार के सामाजिक प्रश्नों, विसंगतियों, कुरीतियों पर और वैज्ञानिक विषयों पर एक प्रकार से लेक्चर आयोजित किए जाते थे। और उन लेक्चरों के माध्यम से ये प्रयास किया जाता था कि जो लोग इससे जुड़े और जो लोग उससे जुड़े उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो विकसित हो, वो तर्कवाद और मानववादी दृष्टि के आधार पर सामाजिक विसंगतियां, सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनको त्यागें और जो अच्छी सामाजिक प्रथाएं हैं जो समाज को प्रगतिशील बनाने वाली है उनको अपनाएं। तो ये ध्यान प्रसारक मंडलियां हैं, सामाजिक प्रश्नों और वैज्ञानिक विषयों पर ये व्याख्यान आयोजित किया करती थी। महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल प्रारंभ करना भी इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ये ध्यान प्रसारक मंडलियों ने न केवल महाराष्ट्र में अपितु गुजरात में भी नव युवकों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया। और अगर जिन विद्यार्थियों में किसी सामाजिक प्रश्न को लेकर के, किसी प्रथा को लेकर के, किसी विसंगति को लेकर के कोई उलझन है, तो उन विद्यार्थियों को इकट्ठा करके, उन नवयुवकों को इकट्ठा करके प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा उन पर एक व्याख्यान आयोजित किया जाता था। आपस में विचार विमर्श होता था कि क्या सही है और क्या गलत। जब इस प्रकार के व्याख्यानों की एक श्रृंखला ध्यान प्रसारक मंडली के माध्यम से आयोजित हुई तो उन विद्यार्थियों में, उन नवयुवकों में और पश्चिमी भारत के गुजरात और जो महाराष्ट्र में जो इसकी शाखा थी उससे संबंध लोगों में एक तार्किक दृष्टिकोण, एक मानववादी दृष्टिकोण और एक हम कहें कि वैज्ञानिक दृष्टि है वो उनमें विकसित हुई और उन्होंने भी अपने समाज के लिए उसी प्रकार से कार्य करना प्रारंभ किया। हालांकि इसका कितना प्रभाव पड़ा ये अलग बहस का विषय है, लेकिन प्रारंभिक प्रयास है इन संस्थाओं ने किए वो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए इन्होंने एक अग्रता की भूमिका निभाई, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ऐसी थी ध्यान प्रसारक मंडलियां। अब हम कुछ ऐसे ही बात कर लेते हैं ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले का नाम आते ही आप सभी लोग परिचित हैं। ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक मनीषी थे, एक विचारक थे, एक दार्शनिक थे। और सबसे बड़ा उनको जो जाना जाता है, ज्योतिबा फुले को जो भारतीय समाज में वो दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो उन्होंने गैर ब्राह्मण जातियों को ब्राह्मणवादी विशेष अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सशक्त बनाया और उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी जाति के साथ है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ज्योतिबा फुले को दो बातों के लिए याद किया जाता है, एक तो दलित और जो तथाकथित उत्पीड़ित जातियां थी जिनको ब्राह्मणवादी कट्टरता के कारण एक दोयम दर्जे का नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो दलित और उत्पीड़ित जातियों के सामाजिक समानता के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और दूसरा उनको जिनके लिए याद किया जाता है लड़कियों की शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के वो सबसे बड़े प्रबल समर्थक थे। और जितना ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा के लिए काम किया, समकालीन भारत में यानी 1947 से पहले के भारत में किसी व्यक्ति ने स्त्री शिक्षा के लिए उतना काम है वो नहीं किया। तो ऐसे थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 1827 ईस्वी में इनका पुणे में जन्म होता है और 1890 ईस्वी में इनकी मृत्यु है वो होती है। ज्योतिबा फुले को जैसा कि मैंने कहा दलितों के उत्थान और स्त्री शिक्षा के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। भारत में इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत में स्त्री शिक्षा के लिए पहला समर्पित, टोटली डेडिकेटेड टू वुमेन एजुकेशन एंड चाइल्ड गर्ल्स एजुकेशन, जो पहला स्कूल खोला 1848 ईस्वी में भारत में, वो उसके संस्थापक और उसकी नींव रखने वाले थे ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका वास्तविक नाम था, लेकिन इसको इसके लोक प्रचलित नाम ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। और ये जाति से, माली जाति से संबंधित है। तो इन्होंने भारत में स्त्री शिक्षा को समर्पित पहला स्कूल 1848 ईस्वी में पुणे में खोला गया। और ऐसा नहीं है कि ज्योतिबा फुले का काम आसान था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19वीं सदी का जो भारतीय समाज था उसमें स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था ही नहीं। स्त्रियों का एक तो बाल विवाह कर दिया जाता था, ऊपर से अगर बाल विवाह नहीं किया तो स्त्रियों को पर्दे में रहना पड़ता था। तो जो बाल विवाह कर देने के बाद और पर्दे में रहने के बाद स्त्रियों अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करेंगी, इसकी संभावनाएं समाप्त होती थी। दूसरा, भारतीय का हिंदू समाज वो अपने आप में इतना रूढ़िवादी था कि वो केवल एक नारी को केवल एक उपभोग की वस्तु मानता था। और ब्राह्मणवादी कट्टरता और अंधविश्वास की जो परंपरा जो भारत में स्थापित हो गई थी, उसमें यह माना जाता था कि अगर स्त्री पढ़ गई तो वो अपने पति को खो देगी, वो एक व्यभिचारिणी का दर्जा है वो हासिल कर लेगी, अर्थात उसका चरित्र है वो बिगड़ जाएगा, उसका चरित्र है वो कलुषित हो जाएगा। ऐसा मानना था 19वीं सदी के भारतीय समाज का, भारत के हिंदू धर्म
और हिंदू धर्म के ढांचे का, और उसको एक प्रकार से धार्मिक मान्यता मिली हुई थी तथाकथित धर्म के प्रचारकों के द्वारा, तथाकथित धर्म के गलत व्याख्याकारों के द्वारा। इस प्रकार की सोच है उस 19वीं सदी के हिंदू समाज और हिंदू धर्म के बारे में उस समय बिठा दी गई थी। तो ज्योतिबा फुले ने जब लड़कियों की शिक्षा के लिए बात की, और लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने बात ही नहीं की, 1848 ईस्वी में लड़कियों की शिक्षा को पूरी तरह समर्पित पूना में एक स्कूल भी खोल दिया। तो हिंदू धर्म के जो रूढ़िवादी लोग थे, कट्टरतावादी लोग थे, जो कि लड़कियों की शिक्षा के प्रबल विरोधी थे, उन्होंने एक प्रकार से ज्योतिबा फुले का एक सामाजिक बहिष्कार किया। ज्योतिबा फुले को उनके पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया, लेकिन ज्योतिबा फुले अपने दृढ़ इरादों से पीछे नहीं उठे, क्योंकि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, दलित उत्पीड़ित जातियों को सामाजिक समानता दिलाना और स्त्रियों को उनका वाजिब हक दिलाना। वाजिब हक दिलाने में वो स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका ये मानना था कि अगर स्त्री पढ़ लिख गई तो स्त्री के जीवन में बाल विवाह जैसी प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवा पुनर्विवाह के ये जो उद्देश्य है ये अपने आप में पूरे हो जाएंगे। बाल विवाह एक शिक्षित स्त्री का नहीं हो पाएगा, एक पर्दा प्रथे में रहना वो पसंद नहीं करेगी, और पर्दे प्रथे को जब वो त्याग देगी, पढ़ी लिखी स्त्री में एक आत्मविश्वास की भावना का संचार होगा और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेगी। तो ज्योतिबा फुले का यह मानना था कि स्त्री के अधिकारों के लिए अगर हम उसको शिक्षित कर दें तो उससे, उसके माध्यम से वो स्त्री स्वयं अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए उस प्रकार का प्रयास है वो करेगी। ज्योतिबा फुले ने पुणे में स्कूल स्थापित कर दिया, लेकिन कट्टरवादी सोच वाले लोग हैं, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया, उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया। उसके माता पिता पर इतना प्रेशर डाला गया, क्योंकि माँ की तो मृत्यु है उसके बहुत दिन पर ही हो जाती है, लेकिन घर वालों पर इतना प्रेशर डाला गया कि ज्योतिबा फुले का एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार है वो कर दिया गया। लेकिन ज्योतिबा फुले पीछे नहीं उठे, और 1848 में पूना में प्रथम बालिका विद्यालय खोलने के बाद भी उसने 3 और बालिका विद्यालय खोल दिए उसके तुरंत बाद, और उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया। और ज्योतिबा फुले के इस पुनीत कार्य में कुछ उसके महत्वपूर्ण सहयोगी लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। उसमें ही ऐसे लोगों में जैसे जगन्नाथ सेठ है और भाऊ दाजी का नाम विशेष रूप से आता है, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा को, शिक्षा के लिए स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ करके आर्थिक सहायता की। और ज्योतिबा फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए सबसे पहले, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाया, और पूना में जो स्कूल खोला था 1848 ईस्वी में, लड़कियों की शिक्षा देने के लिए उस स्कूल में कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उस स्कूल की अध्यापिका बनाया सावित्रीबाई फुले को। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की जो प्रथम अध्यापिका होने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है सावित्रीबाई फुले। और सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया। दलित और उत्पीड़ितों को सामाजिक समानता दिलाने के लिए उन्होंने अपने पति की भरपूर सामाजिक सहायता की, भरपूर उन्होंने एक सहयोग दिया, और वो अपने पति के साथ पूरे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही। सावित्रीबाई फुले फुले महाराष्ट्र में विधवा विवाह आंदोलन के भी बहुत बड़े समर्थक थे, और हम कह सकते हैं कि अग्रणी पंक्ति के वो एक बहुत बड़े नेता थे। ज्योतिबा फुले ने दूसरा काम था कि ब्राह्मणों की कट्टरता इस कदर हावी थी कि गैर ब्राह्मणों को बहुत सारी सामाजिक विषमताओं का, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था, और इसी ब्राह्मणवादी कट्टरता को उजागर करने के लिए ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नाम की पुस्तक है उसकी रचना की, जिसमें उन्होंने उस सामाजिक विसंगतियों को उजागर किया, और उन्होंने कहा कि इस ब्राह्मणवादी कट्टरता के कारण, जाति पाति की जो कट्टरता के कारण से, और गैर ब्राह्मणों को जिन तकलीफों का, जिन सामाजिक बहिष्कार का, अपवंचना का शिकार होना पड़ रहा है, वो किस तरह से इनके लिए जीवन में दुखदायी साबित हो रही है, उसका बड़ा मार्मिक चित्रण है गुलामगिरी में, गुलामगिरी नामक पुस्तक में ज्योतिबा फुले ने किया। इसके अलावा ज्योतिबा फुले ने कुछ और पुस्तकें लिखी, जैसे किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी जैसी पुस्तकों को भी उन्होंने रचना की। तो ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत के, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के वो एक बहुत बड़े थिंकर के रूप में बाद में उनकी कार्य प्रणाली और उनकी विचार पद्धति को अपनाया गया। और ये ज्योतिबा फुले ही थे जिससे प्रेरणा लेकर के बाद में स्त्री शिक्षा का तेजी से प्रचार प्रसार किया गया, और पश्चिम भारत के बहुत सारे लोगों ने स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। तो ज्योतिबा फुले ने पश्चिमी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में एक अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि विष्णु शास्त्री पंडित भी पश्चिमी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विष्णु शास्त्री जैसे पंडित हैं,
उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, वो किया जाता है विधवाओं के जीवन की दशा सुधारने के लिए, उनके किए गए प्रयासों के लिए। उन्होंने विधवा जो जिन स्त्रियों के पति मर जाते थे, उन स्त्रियों को एक गौरवपूर्ण जीवन जीने में मदद देने के लिए, और जिन स्त्रियों को उनको पति के मरने के बाद से घर से निकाल दिया जाता था, उन महिलाओं को शरण देने के लिए विष्णु शास्त्री पंडित ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने विधवा विवाह समाज नाम से एक संगठन ही खड़ा कर दिया। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 ईस्वी में विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा स्थापित किया गया। और करसोन दास मल जी वो दूसरे कार्यकर्ता थे जिन्होंने विधवा विवाह समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और करसोन दास मल जी ने गुजरात में विधवा विवाह समाज का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया, और जो भी विधवाएं जिनको घर से निकाल दिया जाता था, उनको सम्मानपूर्ण जीवन जीने का एक सहारा था विधवा विवाह समाज। 1852 ईस्वी में करसोन दास मल जी ने गुजराती भाषा में विधवाओं के अधिकारों के समर्थन के लिए, विधवाओं के जीवन में जो विसंगतियां हैं, विधवाओं को जो वैधव्य भोगना पड़ता था, उनको अपनी एक पत्रिका निकाली उन्होंने, सत्य प्रकाश नाम की एक पत्रिका। उसके माध्यम से लोगों तक विधवाओं के जीवन की जो नारकीय जो दशा थी, उसका एक सजीव चित्रण उन्होंने अपनी पत्रिका में किया, और एक जनमत खड़ा करने का काम है वो करसोन दास जी मल जी ने किया। तो विष्णु शास्त्री पंडित, विधवा विवाह समाज, करसोन दास मल जी और सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका ने विधवाओं के जीवन में कुछ सुधार करने के लिए उस प्रकार का एक उपयुक्त वातावरण बनाने का प्रयास किया। और बौद्धिक, जैसे कि जो कुछ लोग जिनमें थोड़ी बहुत मानवीय बुद्धि थी, जिनमें थोड़ी बहुत इंसानियत के तत्व थे, उन लोगों को विधवाओं के साथ एक अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया। इन समाज सुधारकों के द्वारा इस सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका ने विधवाओं के जीवन का जब मार्मिक चित्रण पेश किया, तो बहुत सारे लोग जिनको विधवाओं के जीवन की दशा दिशा के बारे में पता नहीं था, जब सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका में उन विधवाओं के जीवन में जो उनको रोजाना भुगतना पड़ता था, सामाजिक अपवंचना का जो उनको शिकार होना पड़ता था, उनका मार्मिक चित्रण किया, तो लोगों में उन विधवाओं के सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकारों के लिए एक प्रकार से वो उस प्रकार की जागरण, उस प्रकार की चेतना है वो जागृत हुई। अब हम बात कर लेते हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख भी पश्चिमी भारत के प्रारंभिक सुधारकों में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में विराजित हैं। 1823 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 1892 ईस्वी में की मृत्यु होती है। लोग गोपाल हरि देशमुख चित्त पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। पूना में इनका जन्म हुआ। ये बहुत बड़े एक समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, एक बहुत बड़े थिंकर थे, एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और नए सामाजिक सुधारों के ये एक प्रवक्ता बन गए थे। महाराष्ट्र में जो पाश्चात्य शिक्षा, जो तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववादी मूल्यों पर आधारित, जिसे आधुनिक शिक्षा कहा गया, उस आधुनिक शिक्षा के और जो सामाजिक प्रथाओं में जो विसंगतियां आ गई थी, सामाजिक रीति रिवाजों में जो अवरोध और जो ठहराव आ गए थे महाराष्ट्र में, उसके सबसे बड़े प्रवक्ता के रूप में उभर करके हमारे सामने आते हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को उसकी लोकहितवादी दृष्टि के कारण से उसको लोकहितवादी उपनाम से वो ज्यादा जाने जाते हैं। आज लोग गोपाल हरि देशमुख नाम से भले ही नहीं जाने जाते हो, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी लोकहितवादी के नाम से अगर किसी के नाम को याद करते हैं तो वो है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख का जो जीवन दृष्टि है वो बड़ी मॉडर्न थी। वो मानवतावादी सोच वाले व्यक्ति थे, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास रखते थे, विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर वो भारतीय समाज के पुनर्गठन की वकालत करते थे। इनका ये मानना था कि जो परंपराएं रूढ़ या समय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जो मान्यताएं, जिन परंपराओं को ढोने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं, मान्यताएं और परंपराएं उन्हीं को हमें आगे ले जाने की आवश्यकता है जो कि तर्क की कसौटी पर खरे उतरे, जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टि हो, जो मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली हो। तो इस प्रकार के थे गोपाल हरि देशमुख। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं दादाभाई नेरोजी की। दादाभाई नेरोजी के बारे में हम विस्तार से जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की विकास की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, आर्थिक राष्ट्रवादी की अवधारणा को पढ़ेंगे, तब हम दादाभाई नेरोजी के बारे में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। लेकिन हम दादाभाई नेरोजी को एक सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में जो उन्होंने योगदान दिया, उसका एक संक्षिप्त सा परिचय हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। दादाभाई नेरोजी, जिसके लोकप्रिय नाम से आप सभी वाकिफ हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के पितामह के नाम से जाना जाता है दादाभाई नेरोजी को। दादाभाई नेरोजी एक पारसी धर्म से संबंधित थे और 1825 ईस्वी में इनका जन्म और 1917 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है।
राजनीतिक दृष्टि से इनकी सोच है वो उदारवादी थी। और ये राजा भाई नेहरू जी थे जो ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स में 1891 से 1895 ईस्वी तक उसके एमपी रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं दादा भाई नेहरू जी के सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की। तो दादा भाई नेहरू जी बंबई के दूसरे प्रमुख समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं। पारसी धर्म के सुधार संगठन, पारसी धर्म के सुधार के लिए जो संस्था खड़ी हुई रहनुमाई मज दयासन सभा, उसके संस्थापकों में थे दादा भाई नेहरू जी। और पारसी धर्म में भी महिलाओं को कई प्रकार के कानूनी और संपत्ति संबंधी और वारिस संबंधी अधिकार है वो नहीं मिले हुए थे। तो पारसी कानून संघ बनाया गया और पारसी कानून संघ के जन्मदाताओं में भी माने जाते हैं दादा भाई नेहरू जी। और दादा भाई नेहरू जी ने भी पारसी धर्म में जो महिलाओं के साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, उन महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने में दादा भाई नेहरू जी ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भी महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की वकालत करते थे और उनके अथक प्रयासों से पारसी धर्म में महिलाओं को उस प्रकार के अधिकार है वो बने। और पारसी धर्म के विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां उस धर्म में भी आ गई थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए रहनुमाई मज दयासन सभा जैसे संगठनों की स्थापना की गई दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। तो हमने इस व्याख्यान में जो पश्चिमी भारत में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के जो प्रारंभिक स्तंभों के रूप में हमने कुछ संगठनों की और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की चर्चा की है। व्यापक तौर पर पश्चिमी भारत के सुधार आंदोलनों को और शेष भारत के सुधार आंदोलनों को हम जब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी के प्रारंभ से संबंधित जब व्याख्यान प्रसारित करेंगे तो हम विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे जो ये 3 व्याख्यान थे, व्याख्यान क्रमांक 32, व्याख्यान क्रमांक 33 और व्याख्यान क्रमांक 34। व्याख्यान क्रमांक 32, 33 है वो पूरी तरह से बंगाल में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की जो अग्रणी जो लहर पैदा हुई थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और पश्चिमी भारत में भी इसी प्रकार के सुधार आंदोलन के जो प्रारंभिक पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने अग्रदूत की भूमिका निभाई, जिन संगठनों ने, जिन व्यक्तियों ने, उनके बारे में हमने उनके जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण में दिए गए योगदान का संक्षेप में विवेचना की है और ये समझने का प्रयास किया है कि इन सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के अग्रणी कार्यकर्ताओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भले ही उसके कोई व्यापक परिणाम नहीं आया, हिंदू धर्म के समाज और उसकी प्रथाओं में उस प्रकार का कोई सुधार नहीं आ पाया, लेकिन किसी भी संगठन, किसी भी सामाजिक सुधार या कार्यकर्ताओं को उनकी संख्या के आधार पर नहीं तोला जा सकता। उन्होंने उस दिशा में प्रयास किया जब लोगों के लिए उन रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ जाकर के आवाज उठाना अपने आप में अपने सामाजिक बहिष्कार को चुनौती देना था। अपने घर परिवार से भी उनको निकाला जा सकता था। उस दौर में भी आगे बढ़ करके इन लोगों ने उन सामाजिक प्रथाओं और विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाई जो कि तर्कवाद, मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टि पर खरी नहीं उतर पा रही थी, जिन्होंने हिंदू समाज का एक तरह से उनको पर एक कार्बन का आवरण है वो चढ़ा दिया था। हिंदू समाज एक पतित अवस्था में पहुंच गया था और पाश्चात्य संस्कृति जो कि तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववादी मूल्यों से पोषित होकर के वो एक समृद्ध हिंदू सभ्यता और संस्कृति पर वो आरूढ़ हो जाती है। लेकिन उसको क्योंकि हिंदू सभ्यता और संस्कृति, हिंदू धर्म और समाज के ढांचे में जो ठहराव आ गया था, जो गतिरोध आ गया था, ऐसे प्रस्तुता जैसी अवधारणा थी, महिलाओं को किसी भी प्रकार के नागरिक का कोई दर्जा नहीं था, उनको वो की वस्तु माना जाता था, सती की प्रथा विद्यमान थी, विधवाओं को नारकीय जीवन वैधव भोगना पड़ता था, हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ था, छुआछूत का ऐसे घृणित कलंक है वो हिंदू समाज पर व्याप्त था। तो उस समाज पर को अंग्रेजों के द्वारा जो उपनिवेश बनाया गया और जो ईसाई जो सभ्यता और संस्कृति का तेजी से इस पर आरोपण किया जा रहा था, उसमें उस सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जीवन देने के लिए इन प्रारंभिक समाज सुधारकों ने जो योगदान दिया, जो उस दिशा में प्रयास किया, उसको किसी भी हालात में कम करके नहीं आंका जा सकता। तो आज का व्याख्यान हमारा पूरा उसी पर समर्पित था। अब हम बात कर लेते हैं कि इस व्याख्यान से संबंधित कौन कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पश्चिमी भारत के जब भी सुधार स्तंभों की बात करें तो बाल शास्त्री जांबेकर के बारे में आ सकता है। मराठी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी, या मराठी पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जा सकता है। परमहंस मंडली की स्थापना कवि परमहंस मंडली ने मुख्य कार्य कौन सा किया। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा के लिए पहली बार स्कूल कहाँ खोला गया, किसने खोला, और भारत की प्रथम जैसे कि अध्यापिका यानी उपनिवेशी काल में प्रथम अध्यापिका का दर्जा किसको मिला।
इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विष्णु शास्त्री पंडित ने जो विधवा विवाह समाज स्थापित किया, ध्यान प्रसारक मंडली क्या थी, ज्योतिबा फूले की पुस्तकें कौन सी थी। ज्योतिबा फूले के बारे में एक और बात है, वो मैं थोड़ा आप लोगों से साझा करना भूल गया कि ज्योतिबा फूले ने उत्पीड़ित जातियों को सामाजिक समानता दिलाने के लिए, उत्पीड़ित जातियों को ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एक समाज की स्थापना की थी। वो समाज था सत्यशोधक समाज, जो सितंबर 1873 ईस्वी में मुंबई में उस सत्यशोधक समाज है, उसकी नींव है वो फूले के द्वारा रखी जाती हैं। तो ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी प्रकार दादा भाई नेहरू जी का किस धर्म से संबंध था। दादा भाई नेहरू जी ने जो रहनुमाई मजदे हसन सभा है उसके प्रारंभिक संस्थापकों में से थे। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन है वो हो सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इस पूरे व्याख्यान को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।